नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 7। आपका लेसन नंबर 7 पॉलिटिकल साइंस में नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। करते हैं स्टार्ट आज का लेसन। टॉपिक है पहला, सुरक्षा। सुरक्षा मतलब क्या होता है? खतरे से बचना। आप जानते हो हर प्रकार खतरे से बचना संभव नहीं, तो हर समय मानव कोई न कोई खतरे से जूझता रहता है, क्योंकि इंसान के जीवन ऐसा है, उसे हर समय खतरों से जूझना पड़ता है। अगर उदाहरण दें तो गाड़ी चलाते समय दुर्घटना होने का खतरा रहता है, या फिर सब्जी काटते समय हाथ कटने का खतरा रहता है, या खेलते समय गिरने का और चोट लगने का खतरा रहता है। आदि इन सब खतरों से बचाव करने की कोशिश की भी जाए तो भी क्या है, इंसान अपना जीवन सामान्य नहीं जी सकता। मतलब इंसान को हर समय कोई न कोई खतरे से जूझना ही पड़ता है। इसी कारण व्यक्ति सिर्फ उन्हीं को खतरा मानता है जिनसे उसके प्राण को या जीवन खतरा हो। अर्थात व्यक्ति केंद्रीय मूल्यों खतरा हो उसी को व्यक्ति खतरा मानता है। यूं कहें, जिनसे व्यक्ति की आजादी छिन जाने खतरा हो उसी को खतरा माना गया है, बाकी किसी को खतरा नहीं माना गया है। सुरक्षा की धारणाएं। अगर सुरक्षा के बारे में बात करें तो सुरक्षा की मुख्य रूप से दो धारणाएं हैं, या से हम बोले तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पारंपरिक धारणा, जिसे बाहरी सुरक्षा माना गया है, और आंतरिक सुरक्षा। नंबर दो है पारंपरिक धारणा। तो पहले हम करेंगे पारंपरिक धारणा। वो होती क्या है? पारंपरिक धारणा में उन खतरों को शामिल किया गया है जो एक देश के लिए, एक कंट्री के लिए एक विशेष रूप से खतरा हो। इसमें उस देश को या उस देश में रहने वाली जनता को क्या होता है? खतरा होता है या नुकसान होता है। पारंपरिक सुरक्षा को मुख्य रूप से दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है बाहरी सुरक्षा। इस खतरे में देश की सीमा के बाहर होता है, मतलब इसमें अन्य कंट्री है वो आपकी कंट्री पे क्या हमला कर सकती है, उन्हें बाहरी सुरक्षा के दायरे में रखते हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा आपको आसपास की कंट्री से होता है, जो आप कंट्री पर युद्ध करके या अटैक करके आपकी कंट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आपके देश की सुरक्षा को क्या होता है? खतरा रहता है। आंतरिक सुरक्षा ये क्या होती है? इसके अंदर उन सभी खतरों को शामिल किया गया है जो एक देश की सीमा के अंदर होते हैं, यानी उस सीमा के अंदर रहने वाले लोगों से, उस सीमा लोगों से मतलब जातिवाद, दंगे, गृह युद्ध या उन सभी घटनाओं में शामिल लोगों से इसी खतरे को शामिल किया गया है, माना गया है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को शामिल किया गया है जिसमें किसी एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा। मतलब यहाँ उन खतरों की बात की जाएगी जो किसी विशेष कंट्री के लिए या विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा हो, जिनका समाधान कोई देश अकेला तो नहीं कर सकता। यूं कहें, ये खतरा पूरी मानव जाति के लिए होता है। उदाहरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग जानते क्या होती है? लगातार विश्व में तापमान बढ़ रहा है, और ये तापमान का बढ़ना पूरे संसार के लिए खतरा है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए खतरा माना गया है। पोल्यूशन, हम प्रदूषण बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आप आ रहे हो कि वायु पोल्यूशन, जल पोल्यूशन, इसी को पोल्यूशन माना गया है। और जानते पोल्यूशन तो सबसे बड़ा खतरा है। गरीबी, आप जानते हो गरीब से माना गया है जो एक व्यक्ति अपने मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर सके, उसी को गरीब माना गया है। प्राकृतिक आपदाओं में आंधी तूफान, चक्रवात, सुनामी, भूकंप का आना, ये होते हैं। महामारी, फॉर एग्जाम्पल कोरोना है, या ऐसी बीमारी जो विशेष क्षेत्र के लिए नहीं हो बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए हो, जिसका प्रभाव विश्व के सभी कंट्री पर पड़े। आतंकवाद, जो लोगों को डराए, धमकाए, हत्याएं करे, किसी कंट्री में किडनैपिंग करे, उसको माना गया। शरणार्थी, किसी एक विशेष देश के जब जनता अपने देश के अंदर हालातों से तंग होकर अपना देश छोड़ दे और किसी अन्य देश में जाकर वहां रहने की शरण मांगे, उनको बोला गया शरणार्थी। और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या जो सभी समस्याओं में जड़ है। अब इन खतरों से कैसे बचे या बाहरी खतरों से कैसे बचा जाए? तो पहला है अपनी सेना को मजबूत बनाए। एक देश के लिए उसकी सेना क्या होती है? सबसे आवश्यक होती है, क्योंकि वह सेना ही उस देश के लोगों को बचाती है। ऐसे में अपनी सेना को मजबूत रखना ही बाहरी खतरों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है। शक्ति संतुलन स्थापित करना। शक्ति संतुलन मतलब क्या होता है? अपने आसपास के देशों पर लगातार नजर रखना और उनकी बराबर की अपनी शक्ति को, मतलब अपने देश की पावर को पड़ोसियों देशों के पावर के इक्वल या अधिक रखो, ताकि जो सामने वाली कंट्री है उसको लगे कि आप क्या हो? ताकतवर हो,
और अगर वहां पर हमला करता है तो लगे भाई इस पर हमला करके हमें कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इससे क्या होगा, कोई कंट्री अन्य कंट्री पर हमला करने से पहले सोचेगी। गठबंधन की नीति अपनाकर गठबंधन करना भी युद्ध को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे ये लगता है कि वे एक दूसरे के खतरा बन सकते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, आपस में गठबंधन या सहयोग की भावना कर लेते हैं। इससे क्या होता है, आपस विश्वास होता है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता है और कंट्री फिर एक दूसरे पर हमला नहीं बल्कि एक दूसरे का सहयोग करने का प्रयास करती है वो कंट्रीज। तो गठबंधन की भावना बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर है निशस्त्रीकरण करना। इसका मतलब क्या होता है, हथियारों को कम करना। इसके हम दो या दो से अधिक देशों के बीच में बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों को खत्म करने का फैसला करते हैं जो कि भविष्य में उन दोनों के लिए खतरा हो। मतलब दोनों कंट्री प्रयास करती है कि वो अपने पास खतरनाक हथियार ना रखे, क्यों जानते हो, अगर खतरनाक हथियार रखेंगे तो दोनों देशों के लिए क्या होगा, विनाशकारी होगा। तो इसमें क्या है, दोनों कंट्रीज अपने देश के विनाशकारी हथियारों को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं अस्त्र नियंत्रण द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे खतरनाक हथियारों को बनाना, कम करना या उन्हें रोक देना, तो जिससे क्या हो, अधिक नुकसान। उदाहरण के लिए परमाणु हथियार, आप जानते हो परमाणु हथियार का उपयोग सिर्फ एक बार किया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा। आंतरिक खतरों से कैसे बचे, इन खतरों में वह सभी खतरे शामिल हैं जो एक देश की सीमा के अंदर से देश को नुकसान पहुंचाते हैं। सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, क्या जनताओं के बीच में विशेष धर्म जाति को लेकर क्या दंगे हो जाते हैं। नक्सलवाद, ये विशेष एरिया के लोग जो अपने एरियाज में दूसरे लोगों को आना पसंद नहीं करते और वो उन लोगों को रोकने के लिए हथियार उठा लेते हैं। वो मानते हैं कि ये लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनको नक्सलवाद माना गया है। इसके अलावा जब किसी कंट्री में सरकार स्थिर ना रहे, मतलब जनता को अपनी सरकार पर भरोसा ना रहे, सरकारें लगातार चेंज होती रहे, तो राजनीतिक इस तरह होगी ना, क्या होगा, कंट्रीज में बाहरी हमले अधिक होंगे। तो देश के अंदर एक ऐसा पीएम या राष्ट्रपति आवश्यक होता है जो देश के अंदर एकता बनाए रख सके। इसके अलावा हिंसा घटनाएं, लगातार देश में अगर हिंसा की घटनाएं होती रहे तो ये भी देश के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। उपाय, पहला है निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था, मतलब देश में बिना किसी पक्षपात के जो व्यक्ति लायक है, समझदार है, उसी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाना चाहिए। इसके अलावा समान विकास, इस लोगों के बीच में जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक देश का पीएम हो या राष्ट्रपति हो, सभी के विकास के लिए लगातार काम करे या प्रयास करे। भेदभाव की समाप्ति, देश में किसी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। लास्ट समान अधिकार, मतलब सभी को बराबरी का अधिकार, जो भी कानून है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। अपारंपरिक खतरों से कैसे बचे, जिसे हम ऊपर देखा है पढ़ा है, जो खतरे अपारंपरिक के अंदर आते हैं उनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता। इसी कारण विश्व में सहयोग मूलक शिक्षा या सहयोग मूलक शिक्षा को आवश्यक माना गया। मतलब उस समस्या को निपटारे के लिए सभी देश क्या जब मिलकर प्रयास करते हैं, उसी को सहयोग मूलक सुरक्षा माना गया है। सहयोग मूलक सुरक्षा, विश्व में बहुत सारे ऐसे खतरे जिनका समाधान कोई देश अकेला नहीं कर सकता। इन खतरों से निपटने के लिए अलग अलग देश आपस में सहयोग करते हैं या मिलकर लड़ते हैं, उसी को सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं। या यूं कहें तो विश्व के सभी देश मिलकर लड़ने का प्रयास करें, खतरों से लड़ने का प्रयास करें, तो वो ही सहयोग मूलक सुरक्षा कहलाती है। भारत की सुरक्षा नीति, पहला है अपनी सेना को मजबूत करना। आप जानते हो देश के आजाद होने के बाद से ही भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ समस्या रही है। इसी कारण इंडिया ने हमेशा से अपनी सेना को मजबूत करने का प्रयास किया है। जैसे हालांकि राफेल विमान भारत ने लिया है, तो इसी कारण भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण के अंदर किया था। पोखरण जैसलमेर के अंदर है। दूसरा प्रयास 1998 में, वो भी कहाँ किया गया, पोखरण में किया गया। ये दूसरा प्रयास बहुत अधिक सफल रहा था और इसी कारण भारत का नाम परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो पाया था। अंदरूनी समस्या से निपटना, भारत के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, जो इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है। इंडिया में बहुत सारे लोग आज भी, उन्हें एक टाइम खाना भी नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर नहीं है, बच्चों को पढ़ाने स्कूल नहीं है। तो इन समस्याओं से निपटना भारत की बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अलगाववाद, लोगों के बीच में लोग कई भ्रांतियां फैलाकर लोग आपस में लड़वाते हैं, लोगों को आपस में मार काट करवा देते हैं, तो ये बहुत गलत है। इसके अलावा नक्सलवाद,
इसके बारे में बात पहले कर चुके हैं। एक समान विकास इंडिया में सभी के सभी लोगों को एक समान सुविधा नहीं मिल पाती है। इसी कारण क्या जनता का विकास है वो एक जैसा नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा कारण है घोटाले, भ्रष्टाचार, करप्शन। कोई भी काम होता है इंडिया में तो जब कहते हैं ना 100 रुपये सरकार देती है तो वो जनता तक पहुंचते पहुंचते 1 रुपया भी नहीं बच पाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान कर पाना इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सामाजिक और आर्थिक विकास करना। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सबसे आवश्यक है कि वो देश आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जब तक कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता है तो उसे अन्य देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब जानते हो जब आप अन्य देशों पर डिपेंड रहते हो तो आप अपने देश की गरीबी को, आर्थिक समस्याओं को दूर नहीं कर पाओगे, तो आपकी कंट्री दोबारा से गुलाम बनने की ओर अग्रसर हो जाती है। तो भारत ने शुरू से प्रयास किया है कि अपने इंडिया को आर्थिक रूप से विकसित करे और देश को आत्मनिर्भर बना सके। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। आजादी के बाद से ही भारत ने विश्व में शांति स्थापना करने के लिए विश्व के बड़ी बड़ी संस्थाओं में सदस्यता हासिल की है, ताकि इंडिया की पहचान है वो वर्ल्ड लेवल पर हो सके। तो इसीलिए इंडिया ने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। पहला प्रयास है गुट निरपेक्षता को अपनाना। इंडिया ने गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चलाया था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अपने स्पेशल एक लेसन है उसके अंदर पूरी तरीके से गुट निरपेक्ष को समझाया गया है। एशियाई एकता बल इंडिया ने आज इंडिया एशिया महाद्वीप के अंदर, तो इंडिया ने एशिया महाद्वीप में जो देश है उन सबके साथ सहयोग करने का प्रयास किया है। इसके अलावा उपनिवेश का विरोध, मतलब इंडिया ने हमेशा विरोध किया है कि कोई भी देश है वो किसी अन्य देश पर कब्जा या उसे गुलाम बनाने का प्रयास ना करे। एशिया एकता पर जोर, मतलब एशिया के सभी कंट्रीज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास भारत ने किया है। आतंकवाद, तो आतंकवाद है क्या? आतंकवाद उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी अनुचित मांगों का पूरा कराए। देखो, उचित मांग हो वो गलत नहीं है, पर अनुचित मांग, जैसे मैं आज कह दूं मुझे तो 1 अरब रुपए चाहिए या मुझे ये फलानी चीज चाहिए, तो वो मांग गलत है। वाजिब मांग हो, भाई देश के लोगों को मांग हो, नौकरी चाहिए, खाना चाहिए, मकान चाहिए, वो वाजिब मांग है। आज मुझे तो भाई 5 स्टार होटल से मकान चाहिए, तो वो सरकार कहाँ से आपको दे देगी? तो अनुचित मांग जो करते हैं और उस मांग को पूरा करवाने के लिए वो हिंसा करते हैं, बम विस्फोट करवाते हैं, किडनैपिंग करते हैं, उन्हें बोला गया आतंकवाद। आतंकवाद और विश्व। अफगानिस्तान संकट के दौरान अमेरिका द्वारा तालिबान और अलकायदा को पोषित किया गया था। बाद में ये क्या बन गए? आतंकवाद संगठन बन गए, जिन्होंने अमेरिका पर हमला भी किया था 9/11, याद है? 11 तारीख थी, सितंबर का महीना था, 2001 का साल था, आज से ठीक 21 साल पहले जो हमला हुआ था। साथ ही विश्व के देशों में धर्म और जिहाद, यानी धर्म युद्ध, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना, इस नाम पर आतंकवादियों को पोषित किया जा रहा है। आतंकवाद संगठन, एक समान विचारधारा वाले लोग जो आपस में मिल जाते हैं, उनका समूह होता है, उसको बोला गया आतंकवादी संगठन बोला गया। आज विश्व में बहुत सारे आतंकवाद संगठन बने हुए हैं, जैसे कि आईएस, तालिबान, अलकायदा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन इत्यादि। अब भारत और आतंकवाद। इंडिया में आतंकवाद का स्वरूप कैसा है, मतलब इंडिया में कितने प्रकार का आतंकवाद है? पहला है धार्मिक आतंकवाद, मतलब लोगों को धर्म के नाम पर भड़काना, जो पंजाब और कश्मीर में बहुत अधिक होता है। इसके अलावा पृथकतावादी आंदोलन, मतलब इंडिया को तोड़ने का प्रयास करना, जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर आतंकवाद फैलाया गया था, या जम्मू कश्मीर में कश्मीर को आजाद करवाने के नाम पर वह आतंकवाद फैलाया गया था। तो इसी को पृथकवादी आतंकवाद कहते हैं। विदेशी आतंकवाद, जम्मू कश्मीर और भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे पाकिस्तान द्वारा समर्थित जो आतंकवाद है वो उसका एक बड़ा उदाहरण है। क्षेत्रीय आतंकवाद, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन इन राज्यों के कई क्षेत्रों में ऐसा आतंकवाद चल रहा है, जिसे नक्सलवाद भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से गरीबों को और आदिवासियों संबंधी ये आतंकवाद किया जाता है, और ये जमींदारों का विरोध भी करता है। तो विद्यार्थियों, ये था अपना लेसन नंबर 7 जो आज कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल पूरा प्रयास है कि आपका एग्जाम की डेट जब आए तब तक आप सिलेबस पूर्णतया पूरा करवा दूं। विद्यार्थियों का विश्वास ही हमारी पूंजी है। तो विद्यार्थियों, आप नई डेट शीट आ चुकी है, अब आप एग्जाम
मार्च के एंडिंग में है, मतलब 23 मार्च को आपको एग्जाम होंगे, तो उससे पहले पहले पूरा प्रयास है आप दोनों बुक्स हम पूरे करवाएंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।